हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर एनवायरमेंटल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो 2 है ये आपका। वीडियो 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। वीडियो 1 में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। आज के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 है हमारा, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो हमें बताना है कि पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। तो हमने पहले के क्वेश्चन में पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो आपको पता होगा कि लोग जो एक दूसरे पे जो जीव है वो आश्रित होते हैं, उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए, हमें बताना है कि अब खाद्य श्रृंखला तो ठीक है, लेकिन अब हमें बताना है पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। तो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में जीवों के संबंध को दर्शाने वाले आलेख को पारिस्थितिक तंत्र या पिरामिड कहते हैं। पारितंत्र पिरामिड कहते हैं। मतलब क्या है कि जो उत्पादक है वो सबसे नीचे होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता होता है, फिर तृतीय उपभोक्ता होता है। मतलब कि ये जो पूरे एक तंत्र को दिखलाता है ना, एक पूरे ग्राफ को दिखलाता है कि सबसे नीचे क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। तो उसी को हम पिरामिड कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। देखिए, अब सबसे पहले इसका जो प्रदर्शन है वो एल्टन ने वर्ष 1927 में किया था। पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर स्वपोषित उत्पादक होते हैं। क्या मतलब है कि जो खुद का खाना खुद ही स्वयं ही बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जो खुद ही सामान इकट्ठा करके और बनाते हैं उसे स्वपोषित कहते हैं। जैसे कि पौधे, जो हरे पौधे होते हैं या जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। तो इस वजह से हम उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तो उत्पादक जो होता है वो सबसे नीचे आता है पिरामिड में, पहले नंबर पे आता है पिरामिड में स्वपोषित यानी कि उत्पादक। तथा सर्वोच्च स्तर पे जो उपभोक्ता होते हैं, जो सर्वोच्च स्तर पे सबसे ऊपर उपभोक्ता पाए जाते हैं और सबसे आप फर्स्ट नंबर पे बोलोगे तो उत्पादक पाए जाते हैं। ये पूरे ग्राफ को ही हम पिरामिड कहते हैं। आगे देखिए, अब पारितंत्र के पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जीवभार पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। यहाँ पिरामिड आएगा। अब देखिए, संख्या पिरामिड क्या होता है। पोषण स्तर यानी कि न्यूट्रिशन स्टेटस जो हमें ताकत देता है। पोषण स्तर में जीवों की जो संख्या होती है उसके आधार पे जो पिरामिड तैयार की जाती है उसे ही संख्या पिरामिड कहते हैं। पिरामिड उत्पादकों व उपभोक्ता के मध्य संबंध को दर्शाता है। संख्या पिरामिड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सीधा संख्या पिरामिड, दूसरा होता है उल्टा संख्या पिरामिड। देखिए, अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि संख्या पिरामिड होता क्या है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या होता है संख्या पिरामिड। आइए तो समझते हैं कि क्या होता है हमारा संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड में जो सीधा पिरामिड होता है वो हमारा वो कुछ ऐसा दिखता है जो कि सीधा होता है। ऊपर से क्या होता है, नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से जाते जाते छोटा हो जाता है। तो इसे हम सीधा पिरामिड कहते हैं, सीधा संख्या पिरामिड कहते हैं। सबसे नीचे इसमें उत्पादक होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इसमें संख्या की बात कर रहे हैं, इसमें हम ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस संख्या में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होता है वो सबसे नीचे होता है। मतलब कि उत्पादक, उत्पादक कौन होगा, जो स्वपोषित होगा। जो हरे पादप है, जो पौधे हैं वो हमारे हो जाएंगे स्वपोषित। तो ये आपका जो है सीधा पिरामिड वो तालाब पारितंत्र का है, क्योंकि जो तालाब का संख्या पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा जो हम शाकाहारी जीव कह सकते हैं। वो क्या करेगा, वो हरे पौधे को खाएगा, तो वो क्या होगा, उससे कम होगा। जो शाकाहारी जीव होगा वो हरे पौधे से कम होंगे। फिर इनको कौन खाएगा, शाकाहारी जीव को खाएगा, छोटी मछली खाएगी। अब छोटी मछली जो होगी वो शाकाहारी जीव से कम होगी। उसके बाद कौन इसे खाएगा, छोटी मछली को, बड़ी मछली खाएगी। तो जो बड़ी मछली होगी वो छोटी मछली से कम होगी। तो ये सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये जो संख्या है ना, इसी को जो सीधा चल रहा होता है, मतलब कि एक क्रम वाइज चल रहा है कि ज़्यादा से कम हो रहा है, उसको ही हम सीधा संख्या पिरामिड कहते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं उल्टा पिरामिड क्या होता है। तो ये एक वृक्ष का पिरामिड है। वृक्ष का पिरामिड हमेशा ही उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो एक उत्पादक है, उत्पादक यानी कि आप बोलते हो वृक्ष है ये, जो खुद अपना खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर बहुत सारे, मान लीजिए पक्षी है, तो जो पक्षी होंगे वो इससे ज़्यादा होंगे। जो अलग अलग पेड़ हो सकते हैं या एक ही पेड़ है तो उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए, तो वो एक ही पेड़ गिना जाएगा ना, वो एक एक टहनी या एक एक पत्ता थोड़ी गिनेंगे।
तो एक पेड़ माना जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारे हमें चिड़िया जो भोंकता है वो दिखेगी। फिर उसके ऊपर भी क्या होगा, इन चिड़िया के ऊपर जब ये चिड़िया मर जाएगी तो जो मृतपोषी है मतलब कि जो अपघटक है वो क्या करेंगे, इनको खाएंगे। जब वो सड़ने लगेगा तो उनको खाएंगे, तो वो संख्या में बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे नीचे जो होता है उल्टा पिरामिड में वो सबसे कम होता है और जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीधा संख्या पिरामिड क्या है और उल्टा संख्या पिरामिड क्या है। आगे देखिए, अब जो तालाब व घास क्षेत्र का जो पिरामिड होता है वो हमेशा ही सीधा होता है और जो वृक्षपाई तंत्र का पिरामिड होता है वो हमेशा ही उल्टा होता है, क्योंकि हम एक पेड़ से गिन के उसके ऊपर जो बहुत सारी पक्षियाँ बैठी है उसे गिनेंगे, उस पर जो परजीवी है यानी कि कौन जो उनसे जो अपघटक है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको गिनेंगे तो वो बहुत सारे होंगे पक्षी से। तो ये क्या होता है, ये उल्टा चलता है, इसलिए इसे उल्टा पिरामिड कहते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पे हमारा है जीव भार, या हम बोल सकते हैं कि सेकंड पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है वो होता है हमारा जीव भार या बायोमास पिरामिड। अब इसमें क्या करते हैं, जीव भार का देखते हैं कि जो जीव होता है उसके भार, उसका वेट देखते हैं, इसमें वेट देखा जाता है। जीव भार पिरामिड में जीवों की भार यानी कि वेट के अनुसार पिरामिड बनाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों के भार के अनुसार बनाए गए पिरामिड को ही जीव भार पिरामिड या बायोमास पिरामिड कहते हैं। जीव भार पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, ये भी सीधा जीव भार पिरामिड होता है, दूसरा होता है उल्टा जीव भार पिरामिड। तो हम देखते हैं कि दोनों पिरामिड कैसे, सीधा जीव भार पिरामिड क्या है, उल्टा जीव भार पिरामिड क्या है। तो देखिए हमने जो पहले देखा था वो हमने संख्या पिरामिड देखा था, सीधा और उल्टा, तो उसमें संख्या को देखा गया था, लेकिन इसमें अब हम भार को देखेंगे यानी कि वेट को देखेंगे। अब देखिए जो जैव भार पिरामिड होता है वो हमेशा ही, जो स्थलीय पिरामिड होता है हमारा स्थलीय पाई तंत्र का, वो हमेशा सीधा होता है। और आपने अभी संख्या पिरामिड में क्या पढ़ा था कि उसमें जो वृक्ष वाला हमने पढ़ा वो क्या था, उल्टा पिरामिड था। तो इसमें क्या होता है, जो हमने वही एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ आ सके। तो इसमें स्थलीय जो पाई तंत्र होता है वो हमेशा ही क्या होता है, सीधा होता है, और जो हमारा जलीय पिरामिड होता है यानी कि हमारा जो पानी जो समुद्र में जीव रहते हैं उनका पिरामिड होता है या तालाब में रहते हैं उनका पिरामिड होता है, वो हमेशा उल्टा होता है। तो आइए समझते हैं हम कि जैव भार का सीधा पिरामिड कैसे होता है। तो सबसे नीचे इसके अंदर आता है वृक्ष। अब देखिए इसमें हमें भार देखना है, संख्या नहीं देखना है। तो वृक्ष जो है उसका वजन ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा पक्षी से, तो सबसे नीचे आ जाता है हमारा वृक्ष। उसके बाद क्या होता है पक्षी, पक्षी का वजन उससे कम होगा, वृक्ष से कम होगा। उसके बाद पक्षी से कम होगा जीवाणु, यानी कि आप बोल सकते हो जो हमारे अपघटक होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, शैवाल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो हमारा आ जाएगा जीवाणु में, तो वो उससे छोटे होते हैं। तो इसलिए ये हमेशा सीधा बनता है। जो स्थलीय पाई तंत्र का पिरामिड होता है वो हमेशा ही सीधा होता है। अब जो जलीय पाई तंत्र का हम पढ़ते हैं, जो उल्टा पिरामिड होता है हमारा, इसमें छोटे पौधे होते हैं सबसे नीचे। छोटे पौधे का जो वेट होगा वो सब बहुत कम होगा, छोटी मछली का वेट उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर जो बड़ी मछली होगी उसका उससे ज़्यादा होगा। तो जो छोटे पौधे हैं सबसे नीचे, उससे छोटी मछली खाएगी, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी। तो क्या होगा, जो छोटा पौधा है उसका वेट सबसे कम है, और जो उसके बाद जो है वो छोटी मछली है तो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा छोटे पौधे से, फिर उससे ज़्यादा वजन बड़ी मछली में होगा। तो ये हमारा हो जाता है उल्टा पिरामिड, बायोमास का उल्टा पिरामिड हम इसे कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीधा और उल्टा पिरामिड बायोमास का होता क्या है। के पिरामिड में तीसरे नंबर पे आता है ऊर्जा का पिरामिड। तो तीसरा पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम भार को नहीं देखेंगे, वेट को नहीं देखेंगे, इसके अंदर हम ऊर्जा को देखेंगे कि कितना हम जो न्यूट्रिशन खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका ताकत हमें कितना मिलता है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसे ऊर्जा पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। यह पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो पिरामिड में जो ऊर्जा है वो उत्पादकों के पास होता है, क्योंकि जो उत्पादक है वो क्या करते हैं, जो स्वपोषी है वो हमेशा ही ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए सबसे करीब वो प्रकाश संश्लेषण से है, मतलब प्रकाश से है, तो वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगे, ऊर्जा लेंगे। वह एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% का हस्तांतरण करते हैं। क्या मतलब है कि जो एक दूसरे में जो स्थानांतरण होता है वो सिर्फ 10% ही ऊर्जा हो पाता है, बाकी का वो खुद ही खपत कर लेते हैं, मतलब कि खुद ही अपना किसी काम में वो अपना वो लगा देते हैं ऊर्जा को। मतलब आप समझते हैं हम कि सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है, स्वपोषी अपना भोजन बनाता है, मतलब कि एक पेड़ पौधा जो है वो अपना भोजन बनाए।
बनाएगा और अपना विकास करेगा। फिर स्वपोषी का जो खाना है या फल है, कोई भी चीज़ है, वो क्या शाकाहारी खा लेगा। तो जो शाकाहारी खाया, मान लीजिए स्वपोषी से, जो सूर्य के प्रकाश से स्वपोषी ने खाना बनाया था, वो 10,000 कैलोरीज था। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर इसने स्वपोषी ने इसको शाकाहारी को अपना भोजन दे दिया। तो क्या हो जाएगा कि जो शाकाहारी है वो स्वपोषी को खाएगा, तो इससे शाकाहारी के अंदर सिर्फ 1000 ही कैलोरीज जा पाएगी, क्योंकि 10,000, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है। वैसे ही जो प्राथमिक मांसाहारी है वो क्या कर पाएगा, वो शाकाहारी को मान लीजिए खा लेता है, तो फिर उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो स्थानांतरण होगा ऊर्जा, वो सिर्फ 10% होगा। यानी कि 1000 कैलोरीज मिला था शाकाहारी को, तो इसको सिर्फ 100 ही कैलोरीज मिलेगी। और जो द्वितीय मांसाहारी है उसको 10% ही मिल पाएगा। मतलब कि 100 कैलोरीज अगर मांसाहारी को मिला तो सिर्फ 10%, 10 कैलोरीज जो है वो द्वितीय मांसाहारी को मिल पाएगा। और जो अपघटक है, जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको सिर्फ क्या मिल पाएगा, 1% ही मिल पाएगा। तो ये जो पूरा क्रम है ना, ये हम बोलते हैं, इसे ही कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है पारितंत्र के पिरामिड में। तो अभी हमने पढ़ा कि ऊर्जा का पिरामिड क्या है। अब ऊर्जा के पिरामिड में प्रवाह कैसे होता है ये भी हमने पढ़ लिया, लेकिन हम इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह को खाद्य या ऊर्जा पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। जो हमने इसमें पढ़ा था कि सबसे नीचे उत्पादक होता है, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। ये जो क्रम होता है ना ऊर्जा का, जिसमें जो उत्पादक है वो 10,000 मान लीजिए कि कैलोरीज उसने खाया है, तो जो नेक्स्ट जो प्रथम उपभोक्ता है उसको सिर्फ 1000 कैलोरीज ही हो पाएगा, जा पाएगा, क्योंकि जो 10% ही दूसरे में स्थानांतरण हो पाता है ऊर्जा का। बाकी का जो ऊर्जा है वो खुद ही स्वयं ही खपत कर लेता है और ख़त्म कर लेता है। तो देखिए हम समझते हैं इसको कि पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो खाद्य ऊर्जा पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, और दूसरे और तीसरे स्तर पे उपभोक्ता होते हैं, जो कि उत्पादक के बाद रखा जाता है। जिनको उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। किंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो क्या करता है, जो उत्पादक से सिर्फ 10% ही भाग ले पाता है ऊर्जा का। दूसरे उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के पास व्याप्त ऊर्जा का 10% ही ले पाता है, कि जितना जो जिसके करीब होगा उसे सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो ज़्यादा दूर होगा ऊर्जा पिरामिड में वो सबसे ज़्यादा कम ले पाएगा ऊर्जा। तो सबसे पास प्रकाश के होता है स्वपोषी, तो इसलिए सबसे ज़्यादा उसको ही मिल पाता है। और उसके बाद 10% ही सिर्फ प्रथम उपभोक्ता को मिल पाता है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता को सिर्फ 10% उसका मिल पाता है, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता को भी उसका 10% मिल पाता है। तो इस नियम के अनुसार जो पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, इसे ऊर्जा का प्रवाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र सेवाओं से आप क्या समझते हैं? हम अपने पारिस्थितिक तंत्र से किस प्रकार सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि हम पारितंत्र सेवाओं से क्या समझते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है जो मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यह पृथ्वी की बुनियादी कामकाज के रखरखाव के लिए आवश्यक है। मतलब कि एक जीवन को बनाए रखने में, हमारे जीवन को चलाने में बहुत ही एक बुनियाद का काम करता है ये, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फलस्वरूप इस ग्रह पर जीवन है, इसी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है उस पर जीवन संभव है। इन सेवाओं को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रावधान सेवाएं। इनमें सामग्री और उत्पाद शामिल है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, फसलें, शहद, मछली, समुद्री भोजन, पशुधन और अन्य खाद्य सामग्री, ताज़ा पानी, ईंधन की लकड़ी और निर्माण के लिए लकड़ी, फाइबर, दवाएं, तेल, प्राकृतिक गैस, कपड़े, संसाधनों के लिए पौधे सामग्री आदि। तो ये सारे होते हैं हमारे प्रथम, हम बोलते हैं कि प्रावधान सेवाएं में होती है, जो सबसे पहले पे हम रख सकते हैं इसको। सेकंड है विनियमन। विनियमन क्या है? यह वह सेवाएं हैं जो मनुष्य पारिस्थितिक तंत्र के बुनियादी कामकाज के रखरखाव के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या मतलब है? इसमें हवा और पानी का शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी के कटाव, मतलब विनियमन का मतलब आप ये बोल सकते हो
कि विनियमन सेवा ये होती है जिसे हम क्या करते हैं, मानव के रहने के लिए या हम बोलते हैं इस पृथ्वी को स्वच्छ बनाने के लिए, उसको नियंत्रण संतुलन करने के लिए जो काम करते हैं उसको ही हम विनियमन सेवाएं कहते हैं। तो देखिए, जैसे मिट्टी के जो कटाव होते हैं उसकी रोकथाम के लिए हम काम करते हैं, प्राकृतिक खतरे का नियंत्रण करते हैं, कीट नियंत्रण और सूक्ष्म जीवों द्वारा कचरे का अपघटन शामिल है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, अपघटन नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ अगर सड़ के मतलब कि कोई भी चीज़ मर जाती है, वो सड़ने लग जाएगी, तभी भी वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। इस वजह से जो छोटे कीट होते हैं, जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो बहुत ही ज़रूरी है, वो विनियमन सेवा प्रदान करती है। यह सभी प्रक्रियाएं सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र को कार्यात्मक और टिकाऊ तथा परिवर्तन के लिए लचीला बनाने का काम करती है, जो बदले में इस ग्रह पर मनुष्य के जीवन का समर्थन करती है। जिस वजह से मनुष्य रह पा रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हर जगह में कूड़े का ढेर दिखेगा और जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह इतना गंदगी हो जाएगी और क्या होगा कि जीवन है जो संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से विनियमन सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। थर्ड है सांस्कृतिक सेवाएं। अब सांस्कृतिक सेवाएं क्या होती है, मनुष्य प्रकृति में रहते हैं और लगातार इसके साथ बातचीत करते हैं, वह इससे बदलते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें बदल देती है। सांस्कृतिक सेवाएं गैर भौतिक लाभ जो लोगों की प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान करती है। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक संस्कृति में पारिस्थितिक तंत्र की भूमिका शामिल है। इसमें आध्यात्मिक समृद्धि भी शामिल है, बौद्धिक विकास, कला, संगीत और वास्तुकला आदि। मतलब कि जो भी हम अपने संस्कृति को बचाने के लिए करते हैं वो सारी सेवाएं इसके अंदर आ जाती हैं। आगे के क्वेश्चन मैं आपको दिखला देती हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है इस वजह से मैं आपको करवा नहीं पाऊंगी। तो आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन के आंसर है, ये देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जैव भू रासायनिक। तो जो हमारी भूमि का जो रसायन होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये कैसे भू रासायनिक चक्र बनाता है। मतलब कि पहले एक मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन गैस है हवा में, या आप बोल सकते हो कि हमारी धरती के नीचे जो है, मिट्टी के नीचे नाइट्रोजन गैस है। फिर ये क्या होता है, नाइट्रोजन गैस हमारा पौधा ग्रहण कर लेता है। फिर पौधे से क्या होता है कि पौधे से खरगोश ने पत्ते को खा लिया, फिर पत्ते से खरगोश के अंदर चला गया वो चीज़, नाइट्रोजन जो गैस था। उसके बाद क्या होगा, जो रसायन है वो इसमें चला जाएगा, जो लोमड़ी है वो अगर खरगोश को खा ली थी तो उसके अंदर चला जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होगा कि जो लोमड़ी है, लोमड़ी को अगर शेर खा लेता है तो वो उसके अंदर चला जाता है, बाघ खा लेगा तो उसके अंदर चला जाता है। तो फिर ऐसे में इसी जो चीज़ को, मतलब कि एक जो रसायन है, जो एक नाइट्रोजन है, उसका कैसे चक्र बना दिया एक से दूसरे में, उसी को हम भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसमें भू का मतलब है जो जमीन से शुरू होता है और किसी तृतीय उपभोक्ता तक खत्म हो जाता है। ये वापस क्या हो, जब ये मर जाएगा तो इसको अपघटक, मतलब कि जो छोटे कीड़े मकोड़े वो खाएंगे, फिर ये मिट्टी में वापस से मिल जाएगा। तो इसी चक्र को हम बोल सकते हैं भू रासायनिक चक्र। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हमने कुछ और क्वेश्चन देखे एनवायरमेंटल साइंस का, तो आई होप आपको समझ आया होगा। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए दिए हैं वो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ नहीं आते तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, इस वजह से मैं आपको नहीं वो करवा सकती हूँ। तो प्लीज़ के स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।